नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत साहब का स्वागत करता हूं साई एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, ये हमारी डेली करंट अफेयर की इम्पोर्टेंट क्लास है जिसमें हम आगामी हर एग्ज़ाम की दृष्टि से जो क्वेश्चंस बनते हैं उस टाइप के डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस लेके आते हैं जो आपके आगामी पीसीएस एग्ज़ाम्स, एसएससी, बैंकिंग, डिफेंस के किसी भी एग्ज़ाम, रेलवे के सभी एग्ज़ामों को लेकर, साथ साथ यूपी पुलिस या अन्य जो भी स्टेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए, जो क्वेश्चंस होते हैं उसको देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस हैं और डेली करंट अफेयर के अभी हाल ही के क्या क्वेश्चंस बने हैं। तो पहला क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरीके से है, जिसमें राष्ट्रीय समुद्री दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो अगर हम राष्ट्रीय समुद्री दिवस हर वर्ष 5 अप्रैल को मनाया जाता है, तो इसका जो मुख्य मोटिव है, हर वर्ष 5 अप्रैल को भारत में राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है जो हमारे समुद्री क्षेत्र की सुरक्षा और बचाव के लिए आवश्यकता है का एक प्रतीक है। यह एक वैश्विक अर्थव्यवस्था का सम्मान करने और सुरक्षित, कुशल और पारिस्थितिक रूप से जिम्मेदार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की आवश्यकताओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। यानी दोस्तों, इसका जो मुख्य मोटिव है, जो समुद्री इलाके हैं, समुद्र का जो क्षेत्र है, उधर साफ सफाई रखना और उसके संरक्षण से संबंधित जो भी कार्य किए गए हैं उसके बारे में जागरूकता फैलाना इस मुख्य योजना का भाग है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह किस तिथि को राज्यसभा से रिटायर हुए हैं। तो इस क्वेश्चंस की अगर राइट आंसर की बात करें तो 3 अप्रैल को जो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी राज्यसभा से रिटायर हो चुके हैं। अब बात करें दोस्तों, तो ये भारत के 13वें नंबर के प्राइम मिनिस्टर थे जो कि 22 मई 2004 से लगातार 2 बार 14 तक प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। और ये 1998 से 2004 तक राज्यसभा के अपोजिशन लीडर थे। उसके बाद यानी 1998 से 4 तक केंद्र में कांग्रेस की सरकार नहीं थी, इससे ये भी क्लियर होता है। और उसके बाद जो 22वें नंबर के ये भारत के फाइनेंस मिनिस्ट्री रहे हैं 21 जून 1991 से 16 मई 1996 तक। उसके बाद ये ऐसे पहले प्रधानमंत्री रहे हैं जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर भी रह चुके हैं। 15वें नंबर के गवर्नर थे जो कि 16 सितंबर 1982 से 14 जनवरी 1985 तक ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर भी रह चुके हैं। और ये दोस्तों अर्थशास्त्री हैं और ये पंजाब यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में भी इन्होंने अपना कार्य किया है। तो ये कुछ मनमोहन सिंह जी के बारे में विशेष बातें। उसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों, जो कि कुछ इस तरीके से, न्यायमूर्ति मोहम्मद यूसुफ वानी को हाल ही में किस हाई कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। तो अगर बात करें दोस्तों न्यायमूर्ति मोहम्मद यूसुफ वानी की, तो ये जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभालेंगे हैं। यानी इनका राइट आंसर जम्मू कश्मीर है। तो मोहम्मद यूसुफ वानी ने जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है उसका हाई कोर्टों में, उन हाई कोर्ट में जो न्यायाधीशों की संख्या मुख्य न्यायाधीश के सहित 16 हो गई। यानी इनके शपथ लेने के बाद वहाँ पे जो जजेस हैं, उन मुख्य न्यायाधीश जो स्टेट चीफ जस्टिस हैं, उन सभी को लेकर के 16 हो गई है। इनकी अनुभवी कैरियर की बात करें तो न्यायमूर्ति वानी 1997 में न्यायिक सेवा में शामिल हुए थे। यानी 1997 से ये जज के रूप में कार्य किए हैं और वर्षों तक विभिन्न पदों तथा न्यायिक अधिकारी के रूप में कार्य किया है। इस क्षेत्र में व्यापक अनुभव इनके पास है। तो राइट आंसर जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अतिरिक्त न्यायाधीश मोहम्मद यूसुफ वानी को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रेपो दर को लगातार 7वीं बार अपरिवर्तित रखा गया है। वर्तमान रेपो दर
क्या है? तो अगर हम बात करें दोस्तों रेपो दर की, तो 6.5% फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा निर्धारित किया गया है। अगर हम बात करें दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक के जो वर्तमान गवर्नर हैं, तो उनका नाम शक्तिकांत दास है। उनके नेतृत्व में जो आरबीआई मौद्रिक नीति समिति ने लगातार 7वीं बार, यानी 7 बार हो गया, जो लगातार 7 बार हो चुका है, जिसका रेपो रेट दर 6.5 रिजर्व बैंक के द्वारा घोषित किया गया है। 5 अप्रैल 2024 को इसकी घोषणा की गई थी और आरबीआई के गवर्नर ने कहा था कि वित्त वर्ष 2024-25 में भारतीय अर्थव्यवस्था 7% की दर से बढ़ेगी और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई मुद्रास्फीति 4.5% रहने की उम्मीद है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। उसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, ASI प्रदर्शन मानक से प्रमाणित होने वाले देश की पहली एल्युमिनियम कंपनी हाल ही में कौन सी बनी है? तो अगर हम बात करें दोस्तों ASI प्रदर्शन मानक से प्रमाणित होने वाली देश की पहली एल्युमिनियम कंपनी की, तो वो तो अगर हम बात करें दोस्तों ASI प्रदर्शन करने वाली जो कंपनी है उसका नाम बाल्को है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। और अगर हम बात करें दोस्तों देश की सबसे बड़ी एल्युमिनियम कंपनी की, तो उसका नाम है वेदांता एल्युमिनियम लिमिटेड, जो भारत में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है। उसके बाद दोस्तों एल्युमिनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया स्थानीय स्तर पर खनन किए गए बॉक्साइटों और एल्युमिनियम का उत्पादन करने वाली भारत की पहली कंपनी थी, जिसकी स्थापना 1937 में हुआ था। यानी एल्युमिनियम कंपनी की जो स्थापना भारत में 1937 में किया गया था। और अगर हम बात करें भारत में एल्युमिनियम उत्पाद की, तो 1937 से यह प्रारंभ हुआ था। तो उसके बाद कौन सा देश एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसमें चीन सबसे पहले है, चीन, फिर इंडिया यानी भारत, उसके बाद रूस। ये एल्युमिनियम के सबसे बड़ा उत्पादक देश हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, संघाई सहयोग संगठन, जिसको हम एससीओ कहते हैं, एससीओ सुरक्षा परिषद की वार्षिक बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया है? यानी जो संघाई एससीओ संगठन है, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो ईयरली सुरक्षा परिषद की बैठक होती है, उसमें अभी भारत की तरफ से कौन गया था? तो उसका राइट आंसर है अजीत डोभाल जी। अजीत डोभाल जी की बात करें तो ये भारत के जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, जिसको हम NSA बोला जाता है, संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों की सुरक्षा परिषद की सचिवों की 19वीं बैठक, यानी 19वें नंबर की जो बैठक थी, ये 2 से 3 अप्रैल 2024 को कजाकिस्तान के अस्ताना क्षेत्र में हुआ था। यानी जो कजाकिस्तान का अस्ताना है वहाँ पे आयोजित किया गया था। भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल ने किया था। उन्होंने एससीओ के वर्तमान अध्यक्ष जो कि कजाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं कासिम जोमॉर्ट टोकायो से भी मुलाकात की। अच्छा, इसको बात करें एससीओ की, तो इसका नाम है संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर चाइना के बीजिंग में है। इसके सदस्य देशों की बात करें तो चाइना, इंडिया, ईरान जो है अभी 23 जुलाई मंथ में ज्वाइन किया है। पहले 8 थे, अब 9 हो गए हैं टोटल। कजाकिस्तान, ये पाकिस्तान, रूसिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तो ये सभी जो कंट्रीज़ हैं मेंबर्स हैं। टोटल अभी 9 मेंबर्स हैं, 9 मेंबर्स अभी हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में जारी FIDI रैंकिंग में भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर की अगर हम बात करें दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, डी गुलकेश। ये 17 साल के अभी हैं और ये FIDE द्वारा जारी रैंकिंग में भारत के सबसे जो शतरंज खिलाड़ी बने गए हैं, जिनकी रैंकिंग बेहतरीन है।
उसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों, डीआरडीओ द्वारा कहाँ परीक्षण के लिए परियोजना की शुरुआत की गई है? तो डीआरडीओ द्वारा हाल ही में कहाँ परीक्षण के लिए जो परियोजना शुरू की जा रही है, तो इसका राइट आंसर है पश्चिम बंगाल। भारतीय रक्षा अनुसंधान यानी जिसको हम डीआरडीओ कहते हैं, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने देश की हथियार प्रणालियों के लिए एक परीक्षण केंद्र स्थापित करने के लिए पश्चिम बंगाल के जूलपुट गांव में एक परियोजना शुरू की गई है। इस पहल का उद्देश्य एक अतिरिक्त परिचालन क्षेत्र प्रदान करके ओडिशा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज, जिसको आईटीआर में परीक्षण गतिविधियों की संतृप्ति को संबोधित करना है। और इसका बात करें तो ये 1958 में इसको स्टार्ट किया गया था भारत सरकार के द्वारा, और इसका हेडक्वार्टर जो है डीआरडीओ भवन दिल्ली में है। तो डीआरडीओ का हेडक्वार्टर दिल्ली में है, जिसका नाम है डीआरडीओ भवन। इसमें लगभग अभी वर्तमान में 30,000 एम्प्लॉय वर्क करते हैं, जिसमें 5,000 जो हैं साइंटिस्ट हैं। तो ये भारत का सबसे बड़ा जो हथियार बनाने का जो मिलिट्री के लिए जो संसाधन बनाए जाते हैं उसका सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।